Hello everyone. Welcome to the second part of the first lecture of Unemployed Professor. Last session में we discussed about suicide risks, about the clues that we should be looking for when we are trying to figure out whether or not somebody is thinking about committing suicide or having suicidal ideation. So before we begin talking about how to ask somebody whether or not they're thinking of ending their lives and how to persuade them to get help and how to refer them to a proper guidance system, I would like to take your attention towards two basic terminologies that we use in context of suicide. Whenever we are talking about somebody who has ended their lives, we say that person committed suicide. Commit. This particular word already has negative crime related connotations attached to it. तो जब हम बोलते हैं कि किसी ने सुसाइड कमिट कर लिया है तो हम ऑलरेडी उसको इस नजर से देख रहे हैं कि उसने कुछ गलत किया है। जो व्यक्ति ये करने के बारे में सोच रहा है, अगर हम उससे ये कहें कि तू सुसाइड कमिट तो नहीं करने जा रहा है, तो उसको भी लगेगा कहीं ना कहीं कि गलत है। अगर हमें किसी को समझाना है कि आप कुछ ऐसा कदम उठाने जा रहे हैं जिसका नतीजा सही नहीं होगा, तो हम उसको डायरेक्टली ये नहीं कह सकते ना कि आप गलत हैं या आप कोई पाप करने जा रहे हैं, कोई क्राइम करने जा रहे हैं। तो व्हाई डू वी यूज द वर्ड कमिट? I myself might or might not have used this particular terminology. That's probably because colloquially भी हम commit suicide ही कहते हैं. But I try to refrain from using this phrase as much as I can, and so should you. Secondly, in criminology, we are taught that suicide is one of victimless crimes. But in my opinion, it's not a victimless crime. It's an event जिसका इफेक्ट एक मास विक्टिमाइजेशन के तौर पे उन सभी पे होता है जो उस व्यक्ति के माँ बाप हैं, उसकी फैमिली है, उसके फ्रेंड्स हैं, उसके क्लोज रिलेटिव्स हैं या कोई भी जो उसकी जेन्युइनली परवाह करता था। उसके सुसाइड ने उन सबको विक्टिमाइज किया है इमोशनली सबसे ज्यादा। तो हाउ इज इट अ विक्टिमलेस क्राइम? सो आई थिंक वी ऑल शुड ट्राई एंड रिफ्रेन फ्रॉम यूजिंग दीज टर्मिनोलॉजीज। तो आज के टॉपिक में हम कंटिन्यू करेंगे अबाउट हाउ टू आस्क दैट पर्सन, how to approach that person, and what to do in order to be able to help that person. So, जैसे कि डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है कि आई एम अ सर्टिफाइड QPR ट्रेनर। QPR refers to question, persuade and refer, which simply means कि हम किसी को कैसे पूछें, अप्रोच करें, उसकी उस टाइम की मानसिक दशा के बारे में जानने के लिए कि कहीं वो सुसाइड का ख्याल तो अपने दिमाग में नहीं ला रहा है। परसुएड मतलब कि उसकी बात सुन करके उसको समझने की कोशिश करने के बाद उसको परसुएड करें कि वो इस तरह का कदम क्यों ना उठाए। प्रॉपर रीजनिंग देनी पड़ती है और वो रीजनिंग जजमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, वो रीजनिंग ओपन माइंडेड व्यू के साथ देनी पड़ती है। आर ऑफ QPR refers to referral. बेसिकली उसको रेफरल एक प्रोवाइड करना। रेफरल एज एन हम ऐसे व्यक्ति का नंबर दें जो साइकोलॉजिस्ट हो, काउंसलर हो, काउंसलर का बेसिकली उसको रेफर करें काउंसलर के पास, या खुद लेके जाए या किसी ऐसे के थ्रू रेफर करें जो उसको लेके जा सकता है। चाहे भले वो उसके जैसे अगर वो कोई बच्चा है तो उसके पेरेंट्स हैं, अगर वो कोई अडल्ट है तो उसका भाई बहन या उसका रिलेटिव या उसका सिग्निफिकेंट अदर, इस तरह से उसको रेफर करें टुवर्ड्स द राइट काइंड ऑफ गाइडेंस सिस्टम। दिस इज व्हाट वी मीन बाय QPR। QPR में क्वेश्चन, अब हम किसी को क्वेश्चन कैसे करें, उनके पास कैसे जाएं, उनसे कैसे पूछें कि इस तरह का कोई ख्याल तो आपके दिमाग में नहीं आ रहा है, चाहे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में कैसे उनसे ये पूछा जाए। इस बात को लेकर निश्चिंतता दिलाएं कि हम आपको यहाँ जज नहीं करेंगे या कुछ नेगेटिव नहीं बोलेंगे आपके बारे में अगर आपने हमें अपने बारे में कुछ बताया तो। जो जजमेंट और नेगेटिव वाली जो फीलिंग आ जाती है ना, इससे वो व्यक्ति और खुल नहीं पाता है। एक तो वैसे ही अपने मन में इतना परेशान है कि लाइक आई डोंट वांट टू लिव, वेदर और नॉट आई शुड डाई, मेरे होने का कोई मतलब है कि नहीं, इस तरह की बात वो ऑलरेडी सोच रहे हो और आप उसको और नेगेटिव कर रहे हो, उसको उल्टे ब्लेम कर रहे हो। पेशेंस रहें, आप अच्छे से उनकी बात सुने। अगर वो ये बताना चाह रहे हैं कि उन्होंने पहले भी कोई अटेम्प्ट किया है तो उसको भी सुने और सुन करके ऐसे रिएक्ट ना करें मानो कोई पाप कर दिया हो या पाप करते करते बच गया हो, या उनको जो भी प्रॉब्लम हो रही है उसको कैसे सॉल्व करें उसके थोड़े नए तरीके बताएं। या कुछ हम किसी से भी बात करते हैं किसी समस्या के बारे में, चाहे भले ही क्यों ना हमारा सोल्यूशन उनसे मिलता जुलता हो, कुछ ना कुछ डिफरेंट जरूर आता है। समथिंग डिफरेंट ऑलवेज कम्स ऑन द टेबल एवरी टाइम।
ठीक है, तो अपने पर्सपेक्टिव देने की भी से उनकी उनकी जो स्थिति है वो थोड़ी बदल सकती है। और उनकी जो फैमिली रिलेशनशिप्स हैं, फैमिली डायनामिक्स हैं, कनेक्टेडनेस है फैमिली फ्रेंड्स वगैरह के, उन सबको जानने की कोशिश करना बहुत ज़रूरी है। उनको वो चीज़ के बारे में सटल वे में बोलना है। तो अगर हम बात करें कि क्वेश्चन कैसे पूछना है, तो क्वेश्चन क्या पूछना है जानने के लिए, वो क्वेश्चन जो आपको नहीं पूछना है, पहले उसकी परख होनी चाहिए, तब जाके आप जान पाएँगे कि सही क्वेश्चन क्या है। तो सबसे पहले हमें इस तरह के सवाल नहीं पूछने चाहिए। तुम सुसाइड करने की तो नहीं सोच रहे हो ना? ये बहुत बेवकूफ़ी भरा काम है। ये तो कायरता का काम है। अरे तुम वीक माइंडेड थोड़े हो जो इस तरह की बातें सोच रहे हो। तुम डम्ब हो। सो हम उसे ऑलरेडी फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट्स द प्रॉब्लम हियर? पहले तो हमने उसको इस तरह से पूछा, यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट कमिटिंग सुसाइड आर यू? अब अगर हम उसको इस तरह से बोल रहे हैं और उसके मुंह में आंसर भी दे रहे हैं, नॉट थिंकिंग अबाउट यू तो अपने आप में एक आंसर हो गया। सो वी आर नॉट गिविंग दैट पर्सन अ चांस टू आंसर, राइट? सेकेंडली, अगर हम उसको कहें कि ये डम्ब आइडिया है या ये बेवकूफ़ी भरा काम है, या हम उसको ये कहें कि ये कायरता का काम है या ये वीक माइंडेड लोग करते हैं, क्योंकि ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमारी सोसाइटी में चलती हैं, लोग एक दूसरे को कहते हैं, that's just your judgmentalism that is coming forth. And instead of bringing that forward, we should try and bring our compassion in front of that person who's already going through so much stress. उनको ज़रूरत है कंपैशन की, उनको ज़रूरत है कि उनसे सवाल ऐसे पूछा जाए जिसका वो एक्चुअली जवाब दे पाए। तो अगर आपके सवाल में ही जवाब छुपा है तो वो नहीं बोल पाएंगे। उनसे क्वेश्चन इस तरह से पूछें कि उनको खुलने में आसानी हो। उनसे सीधे पूछिए आप, क्या आपके दिमाग में ऐसा ख्याल आ रहा है? क्या आपको लगता है कभी कि आप अपनी ज़िंदगी ख़त्म करना चाहते हैं? क्या आपको लगता है कि काश सब ख़त्म हो जाए, मैं ख़त्म हो जाऊँ? क्या आपको कभी लगता है कि सब छोड़ देना चाहिए या कहीं चले जाना चाहिए? इस तरह से अगर आप कोशिश करेंगे तो क्या पता धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके वो आपको कुछ-कुछ बताने लगें। लेकिन आप अपने जजमेंट को रिजर्व करके रखें। इन रियली सीवियर केसेस अगर आप उनको इस तरह की बातें कहें कि कल का इंतजार करो या इट विल गेट बेटर, बिलीव मी वो ये सारी बातें सुनते आए हैं, वो ये सारी बातें सोचते आए हैं और उसके बाद उन्होंने ये तय किया है कि इट डज नॉट गेट बेटर। तो हमें उन्हें वो चीज़ दिखानी पड़ेगी, उनके अंदाज से समझानी पड़ेगी। किसी को भी सही डायरेक्शन में पर्सुएड करने के लिए ये ज़रूरी होता है कि हमें मालूम हो, हमें इस बात का ज्ञान हो कि उस व्यक्ति से जुड़े हुए प्रोटेक्टिव फैक्टर्स क्या हैं। प्रोटेक्टिव फैक्टर्स वो होते हैं जिनकी मदद से वो व्यक्ति अपने आप का जो सेल्फ डेवलपमेंट है या जो सेल्फ केयर है या जो सेल्फ लव है उसको वो थोड़ा और एक्सप्लोर कर पाए। तो हमें क्या चीजें हमें प्रोटेक्ट करती हैं? दोस्त हो गए, हमारे माँ बाप हो गए, हमारे अगर हमारी फैमिली से बहुत अच्छे क्लोज संबंध है तो वो हो गए, हमारे अगर टीचर से बहुत अच्छे संबंध है तो वो हो गए। तो वो सारे जो लोग हैं मिल करके एक कलेक्टिव गाइडेंस सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं, एक प्रोटेक्टिव सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं कि this is a place, this is a stage where you can come up and we will try and protect you इमोशनल ट्रॉमा से। या इमोशनल ट्रॉमा अगर हो चुका है तो उसका और ज्यादा नुकसान ना हो, इस बात से हम आपको बचाने की पूरी कोशिश कर सकते हैं। वो प्रोटेक्टिव फैक्टर्स कुछ भी हो सकते हैं, एक स्टेबल जॉब है या एक स्टेबल एजुकेशन है, एक स्टेबल घर है, एक स्टेबल मैरिज है, एक स्टेबल familial relationship है। Protective factors are nothing but just the factors that might stop somebody from ending their lives. Why? Because एक बार वो सोचेगा उन चीजों के बारे में या उसको उस चीज के बारे में थोड़ी क्यूरियोसिटी रहेगी कि अच्छा चलो मैं देखता हूँ मेरी लाइफ के इस एस्पेक्ट में आगे क्या होता है। तो प्रोटेक्टिव फैक्टर्स का रिमाइंड कराएं, उनको खाली ये कह देना कि कल सब ठीक हो जाएगा या ऐसे हिम्मत मत हारो, दैट विल नॉट वर्क। रेफर नाउ द लास्ट एंड मोस्ट important part of our QBR process is obviously referral system, providing that person with an option to seek help, to seek refuge under the guidance of an elderly or a family member or a friend or a spouse or professional help from a psychiatrist or a psychologist or any other mental health professional. So उनको इस तरीके के गाइडेंस सिस्टम की तरफ हम लेकर के जाएं। दिस इज आवर रेफरल। एम इज टू शेयर द बर्डन, दुख बांटने से कम होता है। अगर किसी ट्रस्टेड और
कॉन्फिडेंशियल व्यक्ति का, किसी प्रोफेशनल का, किसी बहुत ही क्लोज और समझने वाले व्यक्ति का हम उसको शेयर करेंगे आगे उसका दुख, तो क्या पता कम हो, मदद मिले, कुछ वे मिले, कोई गाइडेंस सिस्टम क्रिएट हो जाए। किसी भी व्यक्ति की ये जो कुछ इस तरह की बात सोच रहा है वो, या कुछ इस तरह के विचार मन में आ रहे हैं, इनको ठीक करना है तो अकेले से वो नहीं कर पाएगा, उसको औरों के साथ की भी जरूरत पड़ेगी। अब जैसे एक छोटा बच्चा है, वो 13-14 साल का बच्चा है, वो इस तरह का कदम उठाने का सोच रहा है और उसने आपको आकर के बताया। मान लीजिए कि वो आपका ही दोस्त है, आपको 13-14 साल के, तो आप उसको क्या हेल्प करोगे, कितनी हेल्प करोगे? आपके पास एक गाइडेंस सिस्टम होना चाहिए ट्रस्टेड, कि अच्छा चलो मैं अपने माँ बाप से शेयर करता हूँ और मेरे माँ बाप उसके माँ बाप को थोड़े अच्छे तरीके से क्या पता समझा पाए। तो एक इस तरह का सिस्टम उसने क्रिएट किया उस बच्चे ने। अब जरूरी ये है कि आप खुद सक्षम हो कि आप तीसरे के पास उसको फॉरवर्ड करें, ताकि उसकी सिचुएशन की जो पूरी सॉल्यूशन है वो जल्दी से जल्दी मिल सके। एक कनेक्शन फॉर्म करने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। बच्चे जो कि बहुत छोटे हैं, जो अपनी व्यथा नहीं बोल पाते हैं, जैसे ऑटिज्म से ग्रसित बच्चे हैं, या कोई भी अगर मानसिक विकार कुछ भी हो सकता है, तो उसकी वजह से वो अपनी बातें नहीं बता पा रहे हैं, या अगर वो कोई बूढ़ा व्यक्ति है जो अपनी बात को बताने में शर्मा रहा है, या तो धीरे धीरे करके उनको फिर कट ऑफ होने वाली फीलिंग आ जाएगी कि मैं तो बता नहीं पा रहा हूँ, तो क्या मदद मिल सकती है मुझे। वो मदद उनको देने के लिए जरूरी है कि हम एक ऑप्शन उनके लिए क्रिएट कर सकें, अगर हम खुद उस ऑप्शन को प्रोवाइड करने में केपेबल नहीं है। सुसाइड का जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है वो होपलेसनेस होता है, तो उनको उम्मीद देने की ज्यादा जरूरत है, उनको ऐसे व्यक्तियों के पास लेकर के जाने की ज्यादा जरूरत है जो उनको एक उम्मीद की किरण दिखा सके। सीधे सीधे शब्दों में अगर हम उनको बोल देंगे कि कल का इंतजार करो, कल का वेट करो, सब ठीक हो जाएगा, तो उनको भरोसा नहीं आएगा। वो इस तरह की बातें पहले भी सोच चुके हैं और उनके बाद उन्होंने डिसाइड किया है कि पलड़ा भारी है सुसाइड का, चाहे मैं किसी को दुखी करूं, चाहे मेरी मौत बेकारण हो जाए। तो इस तरह की बातें वो ऑलरेडी सोच चुके हैं। उनको समझाने का वो तरीका यूज करें जिससे वो असल में समझे बात को। अगर हम किसी को भी अपने वे ऑफ थिंकिंग के थ्रू कोई बात समझाने की कोशिश करते हैं तो नहीं होता है, उसको उसकी तरह करना पड़ता है। जैसे कहा जाता है कि बच्चों के साथ बच्चा बनना पड़ता है, तो किसी ऐसी सोच वाले व्यक्ति के साथ हमें उस सोच के साथ बात करनी है कि अगर मैं उसकी पोजीशन में होता, हैड आई बीन इन दैट पर्सन शूज, व्हाट वुड हैव आई डन। तो इस तरह की बातों को हमें ध्यान में रखते हुए किसी और को मदद देने की कोशिश करनी चाहिए, और पूरी पूरी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि सुसाइड इज अ वेरी वेरी प्रिवेंटेबल फॉर्म ऑफ डेथ। इट्स probably the only preventable form of death apart from certain diseases that can now be treated. तो आई रियली होप कि पिछली और इस वीडियो को मिला करके जो मैंने एक सेशन बनाया है सुसाइड रिस्क्स एंड प्रिवेंशन, दिस पर्टिकुलर सीरीज helped you in understanding certain aspects of suicide risks and suicide prevention, and how it can be beneficial for us to realize and to know how to identify these risks, and how to refer a particular person towards a proper guidance system that might just help with that person's thinking and behavioral processes. This is only my second video, so I really don't know what to expect from you. You really don't know what to expect from me. So अगर इन दो सेशंस को मिला करके आपको थोड़ी भी इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में जनरल नॉलेज इंक्रीज हुई हो, तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल. I would really love to give presentations on psychology, criminology, criminal psychology related topics, and many more. And if any of you would like to see that in the future, please subscribe to my channel, like this video only if you liked it, only if it helped you in understanding these things. This is Unemployed Professor signing off. Take care and be happy.